किसी भी रिसर्च स्कॉलर से पूछिए थीसिस या पेपर का सबसे डरावना हिस्सा कौन सा होता है, अक्सर जवाब मिलेगा लिटरेचर रिव्यू। हाँ, साहित्य समीक्षा। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे मतलब ढेरों किताबों और आर्टिकल्स के बीच कहीं खोसे गए हों। आज हमारे पास साहित्य समीक्षा कैसे लिखें एक मार्गदर्शिका के कुछ अंश हैं और हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये जरूरी भी है, क्योंकि कई लोग इसे सिर्फ, आप कह सकती हैं, पढ़े हुए लेखों की एक लिस्ट मान लेते हैं। हाँ, बस एक लिस्ट। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये असल में आपके रिसर्च की मजबूत नींव रखती है। इससे पता चलता है कि हाँ, आपने उस फील्ड को समझा है, कहाँ कमियां हैं ये पहचाना है, और आपका अपना काम उस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट बैठता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक तरह से बैकग्राउंड देना नहीं हुआ? नहीं, उससे आगे की बात है। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? मतलब क्यों करते हैं हम ये सब? आप ऐसे सोचिए, ये आपके रिसर्च की जो कहानी है ना, उसका पहला चैप्टर है। इसका मकसद है कि उस फील्ड के जो बड़े आइडियाज हैं, मुख्य सिद्धांत, अवधारणाएं, जो बहसें चल रही हैं, उनको सामने लाना। फिर ये दिखाना कि मौजूदा ज्ञान में कहाँ पर खालीपन है, कौन से सवाल हैं जो अब तक ठीक से सुलझे नहीं हैं। अच्छा। और यहीं से ये बात साबित होती है कि आपकी रिसर्च क्यों ज़रूरी है, क्यों वो मायने रखती है। ये आपके काम के लिए एक तरह से स्टेज तैयार करती है। समझ गया। तो ये एक तरह से कहानी बताना है कि देखो मेरे रिसर्च की जरूरत क्यों आन पड़ी। ये ठीक है, लेकिन जब हाथ में मतलब 50 रिसर्च पेपर आ जाते हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करें? क्या बस एक के बाद एक लिखते चले जाएं, कौन सा पहले छपा कौन सा बाद में? ये तो बड़ा बिखरा हुआ सा नहीं लगेगा? हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत आम गलती भी है। सिर्फ कौन सा पेपर कब छपा, मतलब कालानुक्रमिक तरीके से लिस्ट बनाना उतना फायदेमंद नहीं है। ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप उन्हें थीम्स यानी विषयों के आधार पर ग्रुप करें। थीम्स के आधार पर जैसे? हाँ, मान लीजिए आप रिमोट वर्क और प्रोडक्टिविटी पर काम कर रही हैं, तो आप ग्रुप बना सकती हैं। जैसे एक सेक्शन हो गया रिमोट वर्क का परफॉर्मेंस पर असर, दूसरा हो सकता है मैनेजर का भरोसा और कर्मचारी की अपनी आज़ादी वो कितनी ज़रूरी है, फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं वर्चुअल टीमों में, और शायद सबसे अहम, लंबे समय में प्रोडक्टिविटी पर क्या असर होता है, इस पर रिसर्च की कमी। अच्छा। हाँ, थीम्स में ग्रुप करने से शायद वो कनेक्शंस दिखने लगते हैं। बिल्कुल, पैटर्न उभरता है उससे। हाँ। लेकिन आपने शुरू में एक बात कही थी, क्रिटिकल एनालिसिस, आलोचनात्मक विश्लेषण। तो क्या सिर्फ ये बता देना कि मान लीजिए स्मिथ ने 2021 में कहा कि रिमोट वर्क से फोकस बढ़ता है, क्या इतना लिखना काफी नहीं है? नहीं, यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। ये तो सिर्फ रिपोर्टिंग हो गई, है ना। क्रिटिकल होने का मतलब है सोचना, तुलना करना, सवाल उठाना। तो सिर्फ ये बताने के बजाय कि स्मिथ ने क्या पाया, आप ऐसे सोच सकती हैं, हाँ, स्मिथ छोटी अवधि में तो फायदे गिनाते हैं, लेकिन फिर जोन्स हैं, वो 2022 में कहते हैं कि लंबे समय में जब सोशल इंटरैक्शन कम होता है तो टीम वर्क बिगड़ सकता है। अच्छा। हाँ, ये तो विरोधाभास हो गया। बिल्कुल। अब यहाँ एक तनाव है, एक सवाल उभरता है, क्या दोनों सही हो सकते हैं? किन हालात में कौन सी बात ज्यादा लागू होती है? यही क्रिटिकल एनालिसिस है, अलग अलग आवाजों के बीच एक तरह की बातचीत करवाना और उस बातचीत से जो नए सवाल उभर रहे हैं उनको पकड़ना। समझ गया। मतलब सिर्फ किसने क्या कहा ये नहीं, बल्कि उनके कहने का मतलब क्या है, वो आपस में कैसे जुड़ते हैं या कहाँ टकराते हैं, और इससे आगे कौन से नए सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। एकदम सही। ठीक है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते हुए बहुत सी दिलचस्प बातें मिल जाती हैं, लेकिन वो सीधे सीधे मेरे मेन रिसर्च सवाल से नहीं जुड़ती। क्या उन्हें भी शामिल कर लेना चाहिए? मन तो करता है। हाँ, हाँ, मन तो करता है, लेकिन ये एक और जाल है जिससे बचना चाहिए। फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर सोर्स को उठाते वक्त खुद से पूछे, क्या ये मेरे मुख्य रिसर्च सवाल का जवाब देने में किसी भी तरह से मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो चाहे वो कितना भी दिलचस्प क्यों ना लगे, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सोचिए, लिटरेचर रिव्यू एक स्पॉटलाइट की तरह होनी चाहिए। स्पॉटलाइट? हाँ, जो आपके रिसर्च के खास मुद्दे को रोशन करे। फ्लड लाइट की तरह नहीं, जो सब कुछ पर रोशनी डाले और सब धुंधला हो जाए। स्पॉटलाइट, फ्लडलाइट नहीं। वाह, ये बढ़िया टिप है ना? जी। अच्छा, अब मान लीजिए हमने थीम्स बना ली, क्रिटिकली सोच भी लिया, फोकस भी रखा। इन सबको एक साथ पिरोना कैसे है ताकि पढ़ने वाले को सब कुछ जुड़ा हुआ और लॉजिकल लगे? वो पैराग्राफ्स के बीच का फ्लो कैसे लाएं? इसके लिए ट्रांजिशन यानी संयोजक शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत काम आता है। जैसे आप इस्तेमाल कर सकती हैं, इसके विपरीत, इसी तरह,
हालांकि एक और नजरिया ये भी है, या फिर इस बहस से ये सवाल उठता है। अच्छा, ये छोटे छोटे पुल जैसे। हाँ बिल्कुल, ये शब्द या छोटे वाक्य गोंद का काम करते हैं, अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। इससे पढ़ने वाले को आपकी सोच का जो धागा है ना, उसे पकड़ने में आसानी होती है, सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है। ठीक है, ये भी जरूरी है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी चीज, साइटेशन, उद्धरण। मतलब कहाँ से क्या लिया है, ये ईमानदारी से बताना। इस बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए? जी, ये अकादमिक ईमानदारी के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो ये तय करें कि आपके संस्थान या जर्नल को कौन सी स्टाइल चाहिए, एपीए, एमएलए, हार्वर्ड, जो भी हो। और फिर पूरी रिव्यू में उसी स्टाइल का लगातार और बिल्कुल सही तरीके से पालन करें। हर सोर्स का श्रेय देना अनिवार्य है, वरना वो प्लेजरिज्म हो जाएगा। हाँ, वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि आजकल ज़ोटेरो या मेंडली जैसे कई टूल्स आ गए हैं। ये रेफरेंस मैनेजमेंट टूल इस काम को काफ़ी आसान बना देते हैं, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनाने में बहुत मदद करते हैं। सही कहा, ये टूल्स तो आजकल बहुत काम के हैं। तो कुल मिलाकर देखें, एक अच्छी लिटरेचर रिव्यू सिर्फ पुरानी रिसर्च का सारांश नहीं है। ये अपनी समझ को दिखाने का, अपने तर्क की नींव रखने का और अकादमिक दुनिया में अपनी बात वजन के साथ रखने का एक मौका है। ये दिखाता है कि हाँ, आपने अपना होमवर्क ठीक से किया है। बिल्कुल सही कहा। इसे साफ, सटीक और एक स्पष्ट मकसद के साथ लिखा जाना चाहिए। और हमेशा ये याद रखें, आप ये अपने पढ़ने वाले के लिए लिख रही हैं, उन्हें ये समझाने के लिए कि आपका शोध क्यों मायने रखता है, क्यों जरूरी है। यहाँ श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाती हूँ। जरूर। अगली बार जब आप कोई लिटरेचर रिव्यू पढ़ें या लिखें, तो सिर्फ ये ना देखें कि किन रिसर्चर्स के बात की गई है, बल्कि ये भी सोचें कि किन की बात नहीं की गई है। कौन सी आवाज़ें हैं, कौन से समूह हैं या कौन से नज़रिए हैं जो उस पूरी बातचीत से गायब लग रहे हैं। अच्छा, मतलब जो गैप्स हैं उन पे भी ध्यान देना। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर यहीं से, उन अनकही बातों से नए और महत्वपूर्ण रिसर्च आइडियाज़ का जन्म होता है।